हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम समझेंगे कि ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या हैं। आज का हमारा वीडियो दोनों ही लैंग्वेजेस में पोस्ट होगा, जिससे हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स दोनों ही भाषाओं में समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म के कॉजेज़ पे ध्यान दे सकें। सो अगर हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स पेरेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग जो कि ऑटिज़म के कॉजेज़ को इनिशिएट करती हैं या फिर ऑटिज़म के कॉजेज़ को उत्पन्न करती हैं। तो ऑटिज़म के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है, बेसिकली ऑटिज़म के कॉजेज़ होते हैं, जन्म से पहले के कॉजेज़ होते हैं, जन्म के दौरान कॉजेज़ होते हैं और जन्म के बाद आने वाले कॉजेज, जिनको हम बोलते हैं प्रीनेटल कॉजेज, नेटल कॉजेज एंड पोस्ट नेटल कॉजेज। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेसिक 4 काइंड ऑफ कॉजेज which comes under the 3 categories which I have just discussed, that is genetic cause, or number 2 is structural change in the brain, number 3 previous drug use, number 4 is environmental risk. So जेनेटिक कॉज या जो स्ट्रक्चरल चेंज इन द ब्रेन है, ये हमारा प्रीनेटल या नेटल के अंडर आता है। प्रीवियस ड्रग यूज, ये नेटल पोस्ट नेटल में भी आ सकता है एंड प्रीनेटल में भी आ सकता है। एनवायरमेंटल रिस्क अगेन प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल तीनों में आएगा। सो समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल जो कॉजेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला गर्भावस्था में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक शिशु भी दिखाई दे रहा है जिसको हम न्यूबॉर्न चाइल्ड या फिर टॉडलर बोल सकते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर न्यूबॉर्न चाइल्ड इज विजिबल। सो बेसिकली अगर हम देखें जन्म से पहले के फैक्टर्स, प्रीनेटल कॉजेज क्या हुए, जैसे कि गर्भधारणा में या फिर कंसीव करने में होने वाले इश्यूज, मदर की एज ऑफ कंसीव, मदर के कोई साथ में अगर डिजीजेस अगर हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी में, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, या फिर स्ट्रेस का होना, या फिर हम देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना, महिलाओं को किसी भी तरीके का मानसिक या शारीरिक तरीके से हार्म अगर प्रेग्नेंट महिला को अगर होता है तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। ये बात हम हमारे पुराने भारत अगर हम देखें कि पुराने वेदों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारे गर्भ में बच्चा, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, तभी से उसका गर्भ संस्कार जिसको हम कहते हैं, पुराने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। सिमिलरली वो मेडिकल साइंस भी ये चीज़ प्रूव करती है कि प्रीनेटल जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक्सपोजर्स हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं फीटस की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। सो यहाँ पर प्रीवियस ड्रग यूज या प्रॉपर डाइट का ना फॉलो होना, या फिर मदर के डाइट में टॉक्सिन्स का इन्वॉल्वमेंट होना, या फिर मदर टॉक्सिन्स में अगर हम इंक्लूड करें तो विच मीन्स कि क्या मदर अल्कोहल या शुगर या फिर ड्रग्स का कंजप्शन खुद लेती हैं या फोर्सफुली उनको कराया जाता है, अगेन इट डिपेंड्स। मैल न्यूट्रिशन होना, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई एक्सीडेंट होना, कोई फिजिकल या मेंटल ट्रॉमा होना या टॉर्चर होना, वो इम्पैक्ट करता है बच्चे की ग्रोथ के। और अगर हम देखें नेटल कॉजेज में अगर अब हम आते हैं तो नेटल कॉजेज मतलब जन्म के टाइम के कॉजेज, जिस टाइम पे बच्चे का जन्म हो रहा है उस टाइम पे कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि मदर जो है, बच्चे की मदर अगर हम देखें तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में ओटी रूम में अगर डिलीवरी हो रही है तो मोड ऑफ डिलीवरी इम्पैक्ट करता है। कोई अगर एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी हुई तो वो भी एक रीज़न हो सकता है।
डिलीवरी के टाइम पे फोर्सेप यूज़ होना, डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का डॉक्टर के हाथ से छूट जाना, या डिलीवरी के टाइम पे बच्चे की ऑक्सीजन लेवल में कमी आना, या फिर और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंटल कंपोनेंट्स, जो कि नेटल कॉजेज को एनहेंस करते हैं। नंबर 3 अब आ जाते हैं हम पोस्ट नेटल कॉजेज पे, जो कि होते हैं जन्म के बाद के कॉजेज। अब बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे के जन्म के 24 घंटे के भीतर कहीं बच्चे को टाइफॉइड, या फिर हम आम भाषा में पीलिया जिसको बोलते हैं, इस तरीके की बीमारी लगना, या फिर इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन पाया जाना नवजात शिशु के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर, या फिर बच्चे का अगर हम देखें कोई बहुत तेज़ बुखार चढ़ना जिसकी वजह से बच्चे को सीजर हो या फिर दौरे पड़े हों, सीजर, या फिर हम उसको बोलते हैं कि किसी तरीके से आपको फिट पड़े हों, तो हाँ, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं बच्चे का जन्म के बाद। अब इसमें ये तो हमने यहाँ पे देख लिया जन्म के बाद का। अब बच्चा 5 साल का है या 18 साल का है, अंदर अंदर 18 साल से अंदर अंदर, जन्म से 18 साल के भीतर बच्चे को किसी तरीके की एक्सीडेंट होना, सपोज एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट होना जिसकी वजह से बच्चे के सर पे चोट लगी हो, या फिर किसी रीज़न से बच्चा किसी फ्लोर से गिर गया हो, या फिर किसी भी एक्सीडेंटल रीज़न से या किसी ट्रॉमा की वजह से बच्चे कि ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जो है कम हुआ, उसकी वजह से कंडीशंस जो हैं ये फॉल करती हैं। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है। अब बच्चे को जो हम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई, ये जो प्रीवियस कंपोनेंट्स मैंने बताए, जेनेटिक, स्ट्रक्चरल, प्रीवियस ड्रग यूज़ एंड एनवायरमेंटल रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये सारे कंपोनेंट्स बताए। इसमें बेसिक अगर हम देखें तो इंक्लूड होगा वैक्सीनेशन, अगर बच्चे का वैक्सीनेशन या इम्यून सिस्टम, जैसे अगर बच्चा कुपोषण का शिकार है, मैल न्यूट्रिशियस अगर बच्चा है, जन्म के टाइम पे एप्रोप्रिएट बच्चे का बर्थ नहीं है, प्री मेच्योर बेबी है, हेड साइज बच्चे का छोटा या बहुत बड़ा है, सामान्य से बहुत छोटा या सामान्य से बहुत बड़ा है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मरकरी या लेड का यूज़ होना खाने पीने में माता या शिशु के, या फिर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रो पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होना, या स्ट्रेस होना, स्ट्रेस का एक्सपोजर होना, फीडिंग पैटर्न्स में भी डिफरेंस करता है। एंड अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मदर के लिए, एक प्रेग्नेंट विमेन के लिए, एट द सेम टाइम विमेन जो कि बच्चे को फीड करा रही हैं उनके लिए भी। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उससे बच्चे के दिमाग में किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, उससे भी हमें ध्यान रखना होता है। सपोज अगर बच्चा मर्क्यूरी, लेड या फिर इस तरीके की टॉक्सिन्स वाली चीज़ें या इस तरीके के डाइट इनटेक कर रहे हैं, फीड नहीं ले पा रहा है, मदर फीड नहीं ले पा रहा है, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे के स्टमक में जा रहे हैं वो ब्रेन में, डेफिनेटली ब्रेन हमारा कंज्यूम करता है, हमारी सारी बॉडी इंटरलिंक्ड है, सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी असर ज़रूर दिखाते हैं, अपनी छाप ज़रूर छोड़ते हैं। अब हम समझते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनके मन में ये ख्याल आता है कि वाई माई चाइल्ड डेवलप ऑटिज्म, वाई देयर चाइल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी कि पेरेंट्स की गलती है, कि मदर के सही से ना खाने से, ना उठने से, ना बैठने से, ना ही आने जाने से ये तरीके की या ऑटिज़म डेवलप होता है। ये फैक्टर्स हैं प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल, इनको हमें ध्यान रखना है। प्रीनेटल में अब यहाँ पर जेनेटिक कॉज एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि माताएं जितनी भी हैं, माताएं और बहनें जिनके भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो खुद को ब्लेम ना करें, बिकॉज अगर कोई भी जेनेटिक या कोई भी माता या पिता दोनों के ही जीन्स में से किसी को भी
हिस्ट्री अगर हम पीडिया चार्ट उठा के देखें, हम क्लिनिकल लैंग्वेज में पीडिया चार्ट बोलते हैं, तो पीडिया चार्ट अगर हम देखेंगे, अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो जीन्स जो हैं ऑटिस्टिक ब्रेन के या ऑटिज्म के, वो मदर या फादर किसी की भी फैमिली से डिराइव हो सकते हैं, ठीक है, और वो 3 या 4 जनरेशन स्किप करके भी डिराइव हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रेन, समटाइम्स ना ही किसी भी तरीके का जेनेटिक चेंज, जेनेटिक कॉज नहीं होता, ना ही कोई भी प्रीवियस ड्रग यूज होती है, ना ही कोई एनवायरमेंटल रिस्क है, सब कुछ सही है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हम शुद्ध वैष्णव खाना खाते हैं, हम कोई ड्रग यूज नहीं करते, हमारे घर में भी कोई ऑटिस्टिक नहीं है अगर हम पूरा हिस्ट्री उठा के देखें, बट फिर भी एक ब्रेन का स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो एक फैक्टर है जिसको हमें समझने की जरूरत है। सो ये जो भी पेरेंट्स हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के, वो ये ना समझें कि वाई देयर चाइल्ड ओनली हैज डेवलप्ड ऑटिज्म, बिकॉज इट इज मोस्ट कॉमन kind of neurodevelopmental disorder which is getting diagnosed in current situation across all over the globe. So